So now we see about the definite integral now. So what is the definite integral? Definite integral, that means we have to get the exact value of the integral. Now here, first we see the definition. Integral a to b f of x dx is equal to, suppose integral of small fx is capital Fx. So in that case we have to take the limit that like this way. अगर आपको प्लस सी यहाँ पे नहीं आएगा एक्चुअल में, क्योंकि वी हैव टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू. सो डेफिनेट इंटीग्रल में ये जो लिमिट्स हैं, दीज आर द लिमिट्स ऑफ एक्स. यहाँ पे dx है, दैट मीन्स x इज चेंजिंग फ्रॉम a टू b. अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट करना है और माइनस करके लोअर लिमिट पुट करना है. तो अपर लिमिट जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा लोअर लिमिट से. ओके, तो देखिए क्या होगा, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी. तो इट इज कैंसल, वी गेट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. तो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं लिखना है. प्लस सी का मतलब होता है कि हमारा वैल्यू जो है वो परफेक्ट नहीं है, सी इज अननोन. बट इन दिस केस व्हेन वी पुट द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट टाइम वी विल गेट द फिक्स वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू से दैट इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल. तो जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में किए हैं प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल है, ये सब कुछ अभी डेफिनेट इंटीग्रल से हम सॉल्व कर सकते हैं. तो देखते हैं सिंपल टाइप के फंक्शंस, कंपोजिट टाइप के फंक्शंस बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ लिमिट्स. सपोज इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स. अब ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रल ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स. सिंगल एक्स रहता तो हम वैसे ही रखते थे, लेकिन माइनस एक्स है इसलिए डेरिवेटिव में तो इंटू डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन में अपॉन डेरिवेटिव. माइनस 1 0 टू इन्फिनिटी, यानी माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी. चलो अपर लिमिट एक्स की जगह इन्फिनिटी माइनस, अब माइनस 0 तो नहीं होता है, वी राइट डाउन इट इज ई रेज टू 0. अब माइनस ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिटी, और ई रेज टू 0 का मतलब 1. अब ई रेज टू इन्फिनिटी का मतलब e इंटू ई, तो we get infinity value because e is a exponential constant having some values 2.718. 1 raised to infinity 1 रहता है, 1 raised to infinity 1 रहता है, लेकिन e का वैल्यू 2.718 होता है. तो अगर इसको इन्फिनिटी रखते हैं तो डेफिनेटली इन्फिनिटी वैल्यू मिलता है. तो यहाँ पे e raised to infinity का मतलब इन्फिनिटी होता है. तो माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1. तो इस तरह से हमको इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स का इंटीग्रल 1 मिलता है. टेक अनदर एग्जांपल्स. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. इंटीग्रल 1 टू 2x प्लस 3 dx. देखिए, तो इंटीग्रल 0 टू 2x dx 0 to 3 dx. So taking 2 as a constant outside, taking 3 as a constant outside. देखो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट नेवर 0, क्योंकि उसके साथ dx होता है. तो अभी देखो x का पावर 1 है, x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, एंड इंटीग्रल ऑफ dx इज x. तो 2 कैंसल. देखो अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 1. ओके, लोअर लिमिट इज 1. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3. अब अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1. सो इट इज 4 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1. सो 3 प्लस 3 दैट इज 6. तो इस तरह से आपको ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं. जो मेथड है वो पहले का ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें. इंटीग्रल 0 टू
पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे वो कॉस स्क्वायर एक्स हो, कॉस क्यूब एक्स हो, साइन क्यूब एक्स हो, हमने ऑलरेडी इस टाइप के प्रॉब्लम्स इंडेफिनिट में सॉल्व की हैं। अब कॉस स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, इसके लिए आपको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। सो वी पुट दिस रिजल्ट्स। सो व्हाट वी गेट हियर देन, सो 1/2 टेक इट आउटसाइड, 0 to पाई बाय 2, 1 प्लस cos 2x इंटू dx। तो क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाय 2, 1 इंटू dx, 0 to पाई बाय 2 cos 2x इंटू dx। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx इज x, और ये हो जाएगा sin 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2, एंड द लिमिट्स आर 0 to पाई बाय 2। तो अप्लाई करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, हाफ। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट है, तो पहले जो इंडेफिनिट के प्रॉब्लम्स थे इससे डबल ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा यहीं पे ख़त्म होता था, लेकिन अभी क्या है, इसमें लिमिट्स भी पुट करना पड़ता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस हाफ, यहाँ पे हाफ तो कांस्टेंट है इसलिए हमेशा उसको बाहर ही रखो। तो 1/2 इंटू पाई बाय 2, तो साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2, साइन ऑफ 2 इंटू 0, तो 1/2 पाई बाय 2 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन 0। अब आपको पता है कि साइन 180 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो पाई बाय 4, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो आपका 0 हो जाएगा। सो इन सच ए वे वी फाइंड आउट द इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x बाय टेकिंग द लिमिट 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2 sin x इंटू cos x dx। अब देखिए sin x इंटू cos x, हाउ यू सॉल्व इट। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, अगर हम 2 का हेल्प लेते हैं तो 2 sin x इंटू cos x dx। सो 2 sin x cos x, इट इज sin 2x इंटू dx। सो हाफ इंटीग्रल ऑफ sin 2x, तो हो जाएगा माइनस cos 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x, एंड द लिमिट्स आर 0 to पाई बाय 2। अब ये माइनस हाफ cos 2x, derivative of 2x, that is 2 into 1, that is 2। तो देखिए अभी ये तो 2 मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, वी ऑलरेडी टेकिंग इच साइन 2, तो चलेगा बराबर करेक्ट। तो देखिए अभी माइनस 1/4 cos 2x 0 to पाई बाय 2। सो अपर लिमिट यानी x की जगह भी अपर लिमिट पुट करो, माइनस फिर ये लोअर लिमिट पुट करो, तो वी गेट माइनस 1/4 cos पाई माइनस cos 0, cos पाई इज -1, cos 0 इज 1। तो क्या आएगा यहाँ पे, -1 -1, -2 इंटू 1, दैट इज 2/4, आंसर इज हाफ। तो इस तरह से हमने sin x इंटू कॉस एक्स लिमिट 0 to पाई बाय 2 लेके हमने ये सॉल्व किए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स रहते हैं बहुत सारे, इंटीग्रल 0 to ये लेते हैं -1 to 1, ये बहुत बार आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, -1 to 1। देखिए अभी -1 to 1, यहाँ पे मैं एक आपको आइडेंटिटी यानी सॉरी रूल बताता हूँ। क्या होता है रूल, कभी भी लिमिट अगर -1 to 1 है तो नेचुरली बीच में आपका ओरिजिन रहेगा। ऐसे इमेजिन करो कि ये x एक्सिस है, अब इंटीग्रल -1 to 1 dx, यानी अब -1 to 1 की जगह मैं -a to a रखता हूँ, -a to a रखता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये जो पार्ट है
यही पार्ट इधर भी रिपीट हो रहा है, यानी ओरिजिन से इधर वाला भी a है और इधर वाला भी a है, यानी ये हो जाएगा 2 टाइम्स a। तो कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन को हम जितना इजी करते हैं उतना इजी करने की कोशिश करो। जैसे कि -a to a है तो आप 2 टाइम्स ये पार्ट ले सकते हैं या तो 2 टाइम्स ये पार्ट ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ -a to a। तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इंस्टेड ऑफ -a to a वी राइट डाउन 2 टाइम्स ऑफ दिस पार्ट, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a dx। यानी क्या होगा कि आपको 2 टाइम्स अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे ये -a to a का जो इंटीग्रल का वैल्यू है वही मिलने वाला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो कभी भी -1 to 1, -2 to 2, -3 to 3 आता है तो यू ऑलवेज टेक 2 टाइम्स दिस पार्ट, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a। तो उससे आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप -a to a लेते हैं तो भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पे भी आंसर करेक्ट आएगा, यहाँ पे भी आंसर करेक्ट आएगा। ये करने से आपका कैलकुलेशन 50% रिड्यूस हो जाएगा, इसमें आपका कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो बस वही एक उसमें पर्पज़ है, आपका कैलकुलेशन जो है वो इजी करने के लिए मैंने ये रूल अप्लाई किया है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1, 1/1 plus x square dx। तो 1/1 plus x square इंटीग्रल tan इनवर्स x। तो पुट करो अपर लिमिट 2, अपर लिमिट यानी x की जगह 1 माइनस करके फिर x की जगह पे 0। तो अभी आपको पता है कि tan 45 1, तो इसका मतलब tan इनवर्स 1 45, tan 0 0, that is tan inverse 0 0। so 2 into pi by 4 minus 0, that is pi by 2। तो इस तरह से ये डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको सॉल्व करना है। आफ्टर देन इंटीग्रल 1 to 2 1/2x minus 3 dx। तो 1 मार्क्स के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत बार आते हैं, क्योंकि सिंपल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। 1/x, जैसे कि 1/x का इंटीग्रल log x होता है, ओके। वैसे 1/2x minus 3 यानी इंटीग्रेशन 1/ax plus b का इंटीग्रेशन आपको वहाँ पे लेना है। तो हाउ यू सॉल्व दिस एग्जाम्पल नाउ? सो अप्लाई द रूल। So log of 2x minus 3 upon derivative of 2x minus 3, 1 to 2। तो कंपोजिट फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आया है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, log of 2x minus 3, 2 into डेरिवेटिव ऑफ x is 1, माइनस 3 तो कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, 1 to 2। इसके साथ x था इसलिए 2 है जगह पे, इसके साथ कोई नहीं है इसलिए 0 हो गया। सो log of 2x minus 3 upon 2 and the limits are 0, 1 to 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अभी लिमिट्स यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि log यहाँ पे नेगेटिव में आता है। तो नेगेटिव लॉग वैसे मॉड लेके आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, बट एनीवे मैं यहाँ पे थोड़ा लिमिट चेंज करता हूँ, 2 to 3 करता हूँ, ओके। तो देखिए लिमिट मैंने 2 to 3 किया है। सो 1/2 टेक इट आउटसाइड, लॉग ऑफ 2 अपर लिमिट पुट करो, 2 into 3 minus 3 माइनस लॉग, फिर ये लोअर लिमिट, so half log of 6 minus 3 माइनस लॉग। देखो यहाँ पे आप मॉड रख सकते हैं, मॉड इसलिए रख सकते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो फिर मॉड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉड ऑफ 4 minus 3, अगर मैं यहाँ पे पहले लिमिट रखता था 1 to 2 तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलती थी। तो ऐसे समय ये मॉड आपको यूज़ कर सकते थे। जो भी नेगेटिव सपोज -1 -2 ऐसा जो भी वैल्यू आता है आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग मॉड। सो 1/2 log 3 माइनस log 1। अब log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है। सो फाइनली वी गेट हाफ ऑफ log 3। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। अनदर प्रॉब्लम,
इंटीग्रल 0 to 4 8x upon x square plus 4 into dx. तो how you solve this example? 8 0 to 4 x upon x square plus 4 dx. देखो हर बार अगर शॉर्टकट में प्रॉब्लम सॉल्व अगर हो रहा है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाकी दूसरे जो मेथड है उसका इतना थिंकिंग नहीं करना है। जैसे कि अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x है और ऑलरेडी मेरे पास में x प्रेजेंट है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव मैं न्यूमरेटर में अरेंज कर सकता हूँ और जो हमारे पास में फॉर्मूला है f डैश ऑफ x अपॉन fx वाला, वो फॉर्मूले से मैं ये प्रॉब्लम 2 स्टेप में खत्म कर सकता हूँ। नहीं तो अदरवाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू टी वगैरह जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर एडजस्टमेंट करने से मिलता है तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसका डेरिवेटिव 2x, 4 का डेरिवेटिव 0, ओके 4 का डेरिवेटिव 0, तो 2x है, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या है x है, तो मैं 2 को अरेंज करता हूँ। देखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स। तो हमारे पास में रूल है इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो ये मैं यहाँ पे अप्लाई किया। सो बाय 8/4 log of x square by 4 and the limits are 0 to 4। तो देखिए कैसे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है वहां पे, log of x square plus 4 and the limits are 0 to 4। अब मैं x की जगह अपर लिमिट और माइनस करके लोअर लिमिट 4 log of 4 square plus 4 minus log of 0 plus 4। So 4 into log of 16 plus 4 20 minus log of 4। तो log a minus log b, that is log of a upon b. So it is log of 20/4. So it is 4 into log 5। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूलेज यूज करके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। Now these are the examples, we see one by one। तो देखिए यहाँ पे cos क्यूब x into sin x dx। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। वैसे भी इंडेफिनेट इंटीग्रल में तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा है। अब यहाँ पे क्या है कि dx है, इसका मतलब ये x के लिमिट्स हैं। These are the limits of x changing from 0 to pi। तो जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाएंगे, dx की जगह पे दूसरा कोई तो भी वेरिएबल आएगा, dt आएगा, dz आएगा, तो उसके लिमिट्स हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के बाद वो दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो जो दूसरा वेरिएबल है उससे रिलेटेड आपको लिमिट्स को फाइंड आउट करना है, चेंज करना है लिमिट्स। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखो sin x इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो इसीलिए पुट cos x इज इक्वल टू t। देखो cos क्यूब x का डेरिवेटिव sin x नहीं है, लेकिन cos x का डेरिवेटिव sin x है, इसीलिए हम cos x की जगह t लिए है ताकि आपको ये डिफरेंशिएशन के बाद टर्म्स मिले। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और साइन x इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स। तो क्या करना है, वी वांट साइन x dx, तो ये dx को इधर मल्टीप्लाई करो, तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये स्टेप डिफरेंशिएशन के बाद लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कि अभी ये x के लिमिट है। अब x के लिमिट है मतलब अभी हमको ये हमने cos x इज इक्वल टू टी लिया, तो इसका मतलब अभी हमको t के लिमिट चाहिए। ओके, हियर t इज इक्वल टू cos x। ओके, अब सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू cos 0, दैट इज 1। means when x is equal to 0, t is equal to 1, यानी
इसका मतलब ये है कि मेरा x अगर 0 है तो उसी समय मेरा t का वैल्यू जो है वो 1 आएगा। अब दूसरा देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू पाई, तो t इज इक्वल टू कॉस पाई, कॉस पाई का मतलब -1, इसका मतलब होता है मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू पाई हमारा t का वैल्यू होता है -1। तो इस तरह से ये चेंजिंग ऑफ लिमिट का जो है यहाँ पे आप ये अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि जब t हमने cos x लिया है तो जब हमारा x 0 हम पुट करते हैं तो t इज इक्वल टू कॉस 0 दैट इज 1 होता है, और जब हम x इज इक्वल टू पाई पुट करते हैं तो t इज इक्वल टू कॉस पाई दैट इज -1। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन, तो जब हमारा x 0 था तो t 1 था, जब x हमारा पाई है तो हमारा -1 हो गया। अब cos क्यूब t, अब cos x हमारा t है तो ये हो जाएगा t क्यूब, और sin x dx का मतलब होता है -dt, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल 1 to -1 t क्यूब इंटू dt। अब मैंने पहले कहा था कि लोअर लिमिट हमेशा छोटा होता है और अपर लिमिट हमेशा बड़ा होता है, लेकिन ये उल्टा हो गया, अभी लोअर लिमिट बड़ा हो गया, अपर लिमिट छोटा हो गया। ये किसके कारण हो गया कि जब आपका नेगेटिव साइन आता है इंटीग्रल के सामने तो हमेशा यही सिचुएशन रहने वाला है। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद अगर आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, अगर नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन के सामने आता है तो हमेशा जो बड़ा लिमिट है वो नीचे रहेगा और छोटा लिमिट जो है वो ऊपर रहेगा। ये बात ध्यान में रखो। तो कैसे आएगा अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं और एक रूल बता देता हूँ। क्या रूल है वो, जैसे मैंने -a to a fx dx बताया था 2 times 0 to a fx dx, वैसे दूसरा रूल है, अगर माइनस साइन आता है a to माइनस है, अगर ऐसा है तो ये माइनस साइन आप ऐसे भी रख सकते हैं या तो माइनस साइन निकाल के ये लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए आप लिमिट पुट करते हैं fx dx, तो आप क्या करते हैं f of b माइनस f of a, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा f of a माइनस f of b। अगर f of b माइनस f of a को आप a to b लिख सकते हैं, f of b माइनस f of a को a to b लिख सकते हैं, तो f of a माइनस f of b को क्या लिखेंगे यहाँ पे b to a, यानी ये b ऊपर आता है तो मेरा a जो है वो यहाँ पे आएगा और b यहाँ पे आएगा, यानी ये हो गया लिमिट, ये लिमिट चेंज हो गया, यानी a to b को आप माइनस b to a fx dx लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, माइनस को निकाल के माइनस a to a fx dx को लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये नेगेटिव साइन को आप हटा सकते हैं। व्हेन यू इंटरचेंज द लिमिट, ये नेगेटिव साइन अपने आप निकल जाएगा, यानी दोनों का मीनिंग एक ही है, ऐसा नहीं कि उसका मीनिंग अलग होता है। देखिए तो ये माइनस को मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे -1 to 1 t क्यूब इंटू डी टी। देखो ये माइनस को निकाल लिया, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया। तो ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है डेफिनेट इंटीग्रल में। तो ये हो जाएगा -1 to 1 t क्यूब डी टी। अब और दूसरा भी रूल मैंने बताया था कि -1 to 1 है तो मैं 2 times 0 to 1 t क्यूब डी टी। तो ये हो जाएगा t raised to 4/4 0 to 1। So what we get finally then 1/2 1 raised to 4 minus 1, the final answer is 1/2। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना पड़ता है बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस इज अ रूल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब देखो दूसरा एग्जांपल भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, चलो वो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए अभी न्यूमरेटर में sin x है, अब न्यूमरेटर में sin x तो देखिए cos x इज इक्वल टू t लिया तो भी डेरिवेटिव माइनस sin x आता है, 1 प्लस cos x लिया तो भी डेरिवेटिव माइनस sin x आता है। आप जितना बड़ा सब्स्टिट्यूशन लेते हैं उतना प्रॉब्लम आपका इजी हो जाता है। देखो अभी यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस cos x भी होता है माइनस, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का माइनस। सो इंस्टेड ऑफ cos x
equal to t, we take 1 plus cos x is equal to t, because the derivative of cos x is sin x and 1 plus cos x का भी sin x होता है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन ले लो यहाँ पे, पुट 1 plus cos x is equal to t। देखो फिर से ध्यान से देखो यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूशन कैसे चेंज करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो 1 का 0, cos का माइनस साइन एक्स और t का dt बाय dx, सो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। हमको क्या चाहिए, साइन x, तो यहाँ पे भी देखो अभी माइनस dt आ गया, इसका मतलब यहाँ पे भी लोअर लिमिट जो है वो बड़ा रहेगा और अपर लिमिट जो है वो छोटा रहेगा। देखिए अभी नाउ t का मतलब क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स। अब हमारा पहला x इज इक्वल टू क्या है, 0 टू पाई बाई 2, सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 का मतलब 1, यानी t का वैल्यू हो गया 2, और व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 0, दैट इज 1। तो देखो बराबर लोअर लिमिट बड़ा हो गया और अपर लिमिट छोटा हो गया। तो देखिए इंटीग्रल, जब x 0 था तब हमारा t 2 था, जब मेरा x पाई बाई 2 है तो t 1 है। अब sin x dx क्या है, माइनस dt है, और कॉन 1 प्लस कॉस x का मतलब क्या है, इट इज t स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करना है अभी। सो माइनस 2 to 1 अपॉन टी स्क्वायर डी। अब ये माइनस के लिए मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूँ, और ये टी रेस टू माइनस टी डी टी, क्योंकि टी रेस टू एन का फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। तो देखिए अभी सॉल्व करो इसको, तो टी रेस टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 to 2, सो टी रेस टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, सो हियर वी गेट 1 to 2 माइनस टी रेस टू माइनस, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपको और सिंपल वे से लिखना है तो माइनस 1 अपॉन टी 1 to 2, सो 1 अपॉन 2 माइनस, तो फाइनली वी गेट 1 माइनस 2 अपॉन 2, सो हाफ इज अ फाइनल आंसर। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका लिमिट अप्लाई होता है आधा कैलकुलेशन और बढ़ जाता है, इसकी वजह से ये थोड़े लेंथी प्रॉब्लम्स है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद लिमिट कैसे चेंज होते हैं वो भी हमने देखा है। जो रूल्स हैं माइनस a to a, 2 times 0 to a, अगर निगेटिव साइन है तो चेंजिंग ऑफ लिमिट्स, तो ये भी हमने देखा है। अब देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे अप्लाई करते हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किए हुए हैं। अभी सिर्फ हम देख रहे हैं कि लिमिट्स अप्लाई करके यानी डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। देखो आपने देखा है कि मैं फर्स्ट और सेकंड ही लेता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन एंड द लिमिट्स आर a to b, तो आपको पता है, ठीक है। मैं पहले लिमिट भी नहीं लिखता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। देखिए फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो डेफिनेट इंटीग्रल में अगर लिमिट आता है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए लिमिट यहाँ पे आप रखो और यहाँ पे रखो। देखो ये दो जगह पे, ये इंटीग्रेशन को भी लिमिट नहीं रखना है और ये इंटीग्रेशन को भी लिमिट नहीं रखना है। पहले ये फुल ब्रैकेट के लिए लिमिट्स रखो और बाद में ये इंटीग्रेशन के लिमिट यहाँ पे आप रखो। तो देखो अभी ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स 0 to 1, तो ये आपका लिएट के रूल अप्लाई करके हमने फर्स्ट और सेकंड कौन है ये सबसे पहले हमने डिसाइड किया है। तो फर्स्ट फंक्शन
इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। जैसे हमने पहले रूल अप्लाई किया था वैसे ही मैंने यहाँ पे रूल अप्लाई किया, सिर्फ यहाँ पे अभी लिमिट देना है, तो लिमिट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके, बाकी किधर भी लिमिट देना नहीं है। ओके, यानी पहले ये पूरे टोटल टर्म के लिए 0 to 1 और ये इंटीग्रल के, क्योंकि ये इंटीग्रेशन के अंडर में आता है पूरा का पूरा पार्ट। तो देखिए अभी आप पहले सॉल्व करो, x इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स इंटू डी। देखो c डालना नहीं है, c जो है वो इनडेफिनेट में होता है, अब हम डेफिनेट में है इसलिए प्लस c कभी भी ऐड नहीं करना है। अब देखो अपर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट यानी जहाँ जहाँ पे भी x है 1 पुट किया, फिर ये 0 इंटू ई रेज टू 0 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इंटीग्रल 1 इंटू ई रेज टू एक्स का मतलब ई रेज टू एक्स। ओके, देखो अभी कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो इट इज 1 इंटू ई माइनस 0 माइनस, अब इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स एंड द लिमिट्स आर 0 to 1 ई माइनस। देखो अभी अपर लिमिट ये x की जगह पे पुट करो और फिर ये माइनस ई रेज टू 0, सो ई माइनस ई एंड माइनस माइनस ई रेज टू 0 इज 1, तो फाइनल आंसर इट इज 1। तो इस तरह से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई किया है और ये प्रॉब्लम हमने लिमिट्स लेके सॉल्व किए हैं। तो देखो ये प्रॉब्लम लास्ट वाला, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल के ऊपर देखा, सब्स्टिट्यूशन रूल के ऊपर भी प्रॉब्लम्स देखे हैं। अब हमने ये जो प्रॉब्लम्स लिया है ये स्टैंडर्ड रूल पे है। कौन सा रूल है ये स्टैंडर्ड रूल आप बता सकते हैं। देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अगर हम इसके चाहे तो फैक्टर्स भी ले सकते हैं, यानी फैक्टर्स लेके ये प्रॉब्लम आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्ट रूल अवेलेबल है 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए आप बेटर वे रूल से जाइए, आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई मत करो। अगर रूल से जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन से जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है आपको याद होगा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। अब यही फॉर्मूला यूज करके हमको डेफिनेट इंटीग्रल के भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी अप्लाई करता हूँ फॉर्मूला। सो 0 to 1 1/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमारा a कौन है तो a 2 है, सो 1/2 इंटू 2 log ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स और लिमिट रहेंगे 0 to 1। तो 1/2 इंटू 2 यानी 1/4 log ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए हमने ये बाहर ले लिया है। अब चलो अपर लिमिट पुट करो और बाद में लोअर लिमिट पुट करो। तो 1/4 log ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट यानी 2 प्लस 0 2 माइनस 0, सो 1/4 log ऑफ 3/1 माइनस log ऑफ 2/2, so 1/4 log 3 माइनस log 1, सिंस log 1 क्या है 0, so फाइनल आंसर 1/4 log 3. So in such a way we solve the examples on definite integral.